दी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सीधे रुक करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वाहनों की दृष्टि से कई बार एक्स्ट्रा लोड जिसमें होता है वो सड़क की रचना की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वाहन तो निकल जाता, कीमत सड़क को चुकाना पड़ती है। विभाग उसकी चिंता करता है और ऐसे प्रबंधन करेंगे कि भविष्य में ऐसे सारे समस्याओं का समाधान हम कर पाएँ। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस लोकपथ ऐप मोबाइल के लोकार्पण की बधाई। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। भोपाल से आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोक निर्माण विभाग की लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने पहुंचे थे। और अब आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और लेटर बम। पूर्व निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी। केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी गई है। हार के लिए दीपक बैज समेत भूपेश बघेल और कई नेताओं को जिम्मेदार बताया गया है। भूपेश बघेल पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को काम नहीं करने देने का आरोप लगाया गया। अरुण सिसोदिया ने दीपक बैज का सपोर्ट किया। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी से भी मिले अरुण सिसोदिया और सुरेंद्र दाऊ। तो केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार लेटर भेजे जा रहे हैं और एक और लेटर बम फूटा जहां पूर्व निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है केसी वेणुगोपाल को। हार के लिए दीपक बैज समेत भूपेश बघेल और कई नेताओं को जिम्मेदार बताया गया। तो वहीं भूपेश बघेल पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, एक और लेटर सामने आ रहा है जहां पर पूर्व निलंबित महामंत्री ने अरुण सिसोदिया ने ये पत्र केसी वेणुगोपाल को लिखा है। क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में? देखिए, कल कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी और वहाँ पर एक गुमनाम चिट्ठी आई थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व महामंत्री जो है जिनको निलंबित कर दिया गया है अरुण सिसोदिया, उनकी भी चिट्ठी जो है वो आई है और केसी वेणुगोपाल को लिखा है। और कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं हरीश चौधरी, उससे भी अरुण सिसोदिया ने मुलाकात की थी। सुरेंद्र दाऊ, जिन्होंने राजनांदगांव में मोर्चा खोला था भूपेश बघेल के खिलाफ, जो पूर्व सीएम है, उन्होंने भी मुलाकात की थी। और कल अगर बात करें तो अरुण सिसोदिया ने ये लिखा है, आरोप लगाए हैं भूपेश बघेल पर कई तरह के। इसके पहले भी अरुण सिसोदिया जो है वो चिट्ठी लिख चुके हैं और इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। चूंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो लगातार इस बात को लेकर विश्लेषण कर रही है कि जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव में हार की वजह क्या है, और इसी दौरान विधानसभा चुनाव में जो हार है उसको लेकर भी ये बताया गया है। अरुण सिसोदिया ने इसमें आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल और जो मोहन मरकाम है उनके संबंध जो है वो ठीक नहीं थे, दोनों के बीच में तकरार थी। और उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मोहन मरकाम को काम करने नहीं देते थे। इनफैक्ट अभी दीपक बैज का जो है अरुण सिसोदिया ने बचाव किया है। लिखा है कि दीपक बैज के पास काफ़ी कम समय बचा था, काफ़ी कम समय पहले जो है उन्हें पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो घोटालों का जिक्र किया है। जो तमाम पुराने ऑफिसर जो जेल के अंदर बंद हैं उनका जो है वो जिक्र किया है कि उनकी वजह से भी जो है पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर भी आरोप लगे हैं कि पदाधिकारियों की बात सुनी नहीं गई, कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं गई और एक एक करके कई सारे बिंदु जो हैं वो गिनाए गए हैं। हालांकि ये जो अभी जो चिट्ठी लिखी गई, जो बातें कही गई है, इसको पहले भी अरुण सिसोदिया जो है वो लिख चुके हैं, कई जगह बयान दे चुके हैं। और अब देखना ये कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से भी मिले थे, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो 4 दिनों तक बैठक हुई है उसमें ये बात भी कॉमन रही कि ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं या जो पदाधिकारी हैं जिनसे 1-to-1 चर्चा जो है वो हरीश चौधरी ने की, वीरप्पा मोइली ने की, तो ज़्यादातर लोगों ने इसी बात को लेकर जो है ये बात बड़ी कॉमन रही कि पार्टी के भीतर जमकर जो है वो गुटबाजी होती रही और एक दूसरे की टांग जो है खींचने की कोशिश की जाती रही। और उस समय सत्ता और संगठन के बीच में उस तरह का तालमेल नहीं रहा
था, इस बात को लेकर भी कंप्लेन की गई थी। अलग अलग तरह के अगर हम बात करें तो बड़े नेताओं की जो है वो जमकर जो है वो बुराई शिकायत की गई, एक तरह से कह सकते हैं। कहीं पर जो है दुर्ग अगर हम बात करें तो कहीं पर ताम्रध्वज साहू जो है उनकी शिकायत की गई, कहीं भूपेश बघेल की शिकायत की गई, कहीं कुछ लोगों ने शिव डहरिया की शिकायत की, कहीं पर जो है वो दीपक बैज की शिकायत की, कवासी लखमा की शिकायत, तमाम जो मंत्री जो थे जय सिंह अग्रवाल सभी की शिकायतें जो है वो की गई। इस बात को लेकर भी कहा गया कि 2.5 साल वाले जो फॉर्मूले की बात आई थी वो भी उसने विधानसभा में भी एक जो है वो खराब उसी के चलते खराब प्रदर्शन हुआ और जो तमाम विवाद जो उपजा था, और उसके चलते जब पार्टी बुरी तरीके से हारी तो कार्यकर्ता इतने निराश थे कि लोकसभा चुनाव में बाहर नहीं निकले। कार्यकर्ता जो लगातार जो है पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा के पहले जो चुनाव है उसमें जो लगातार पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, उन्हें पूछा नहीं गया और ऐसे लोगों ने सत्ता और संगठन के आसपास जो है घेरा बना लिया था जिनका काम जो है वो सिर्फ लूट खसोट रह गया था, ऐसा आरोप भी जो है अंदर भीतर लगा। हालांकि हरीश चौधरी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बंद कमरे की बातें कहना जो है वो मर्यादा के खिलाफ होगा क्योंकि उनका दायित्व है ना कहे, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने माना कि कमी तो रही थी, कमी रही थी तालमेल को लेकर, कमी बहुत सारी बातों को लेकर रही थी और इसी वजह है कि पार्टी को इस तरह से इस बुरी हार का सामना जो है वो करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ममता, और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से चिट्ठी में जिम्मेदार ठहराया गया उन सभी नेताओं को जिनसे कभी बन नहीं पाई है। और अब आगे बढ़ेंगे जहां बिलासपुर में बच्चे को चाकू मार दिया गया। एक ही परिवार के बच्चों में लड़ाई हो गई थी, मामूली बात पर बच्चों के बीच में विवाद हुआ था। 15 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, बच्चे के गले में मारा चाकू, घायल बच्चे को अस्पताल भर्ती किया गया है जहां पर इलाज जारी है। और आप ये देखिए कि इस समय चाकूबाजी की जो घटनाएं थी वो तो आप देख ही रहे थे, लेकिन अब बच्चों में भी इस तरीके का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, बच्चे चाकू से हमला करना सीख रहे हैं, ये वाकई में एक चिंता का विषय है क्योंकि चाकूबाजी की घटनाएं हम लगातार प्रदेश में देखते आ रहे हैं, लेकिन अब बच्चों में भी चाकू से संघर्ष हो रहा है। रूप से एक बड़ा गंभीर विषय आपने कहा है कि मासूम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह के घटनाओं में संलिप्त हो जा रहे हैं। आप सोचिए कि वो 15 साल का जो नाबालिग है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर चाकू से प्राणघात हमला करता है, न केवल प्राणघात बल्कि उसके गले को रेतने की कोशिश करता है। ये कितनी बड़ी बात है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनकी मनोदशा किस ओर जा रही है। बिल्कुल, साथ उमेश इनकी जानकारी दीजिए, क्या दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, और जो बच्चा 12 साल का जिसके ऊपर वार किया गया है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो 12 साल का जो बच्चा है उसका इलाज जो है शासकीय अस्पताल में जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपस में वहीं पास पड़ोस के दोस्त हैं और चूंकि आपस में खेल रहे थे, इस बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने जो 15 वर्षीय जो नाबालिग बालक है वो 12 वर्षीय जो बालक है उस पर चाकू से हमला कर दिया है। फिलहाल ये पूरी घटना बिल्हा पुलिस थाना चौक की है और इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। जी शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में माई अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का मंद नर्सिंग ऑफिसर और अकाउंटेंट के बीच विवाद हुआ। मारपीट को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। अकाउंटेंट पर फॉर्म 16 के लिए परेशान करने के आरोप लगे हैं। और चलिए आप सीधे रुक करेंगे संसद का, जहां संतोष पांडे क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। फलसफे में तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। और जितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें।
राहुल गांधी जी, आपने जो शुरुआत की है, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूं। क्या हिंदू हिंसक हो रहा है? भाजपा हिंसा की बात करती है। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत की है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है। इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं, वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात न करें। छत्तीसगढ़ के साजा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है, तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विष पीकर। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किए हैं। ये यदि मैं ये कहूं कि मोदी जी है तभी वो मुमकिन है, और वो काम की शुरुआत नहीं बल्कि डिलीवरी हुई है, जिन्हें पूरा करना ही असंभव लगता था। मोदी जी है तभी वो गुंजाइश भी अभी भी बनी है। कश्मीर में मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिया। ये वो काम है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। ऐसा काम बड़े पड़ोसी देश भी कहीं मुकाबले में नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का वो चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज,
रेल ब्रिज न बनकर तैयार है, बल्कि ट्रेनें दौड़ा कर देखी जा चुकी है, ट्रायल हो चुका है। पहले से नारे लगाते रहे हैं। हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी है, किंतु सार्थक करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लेन, ये प्रोजेक्ट जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की निगाह थी, माननीय मोदी जी ने पूरा किया। भारत ने कर दिखाया है। पूरी दुनिया भारत की लोहा मान रही है। अध्यक्ष महोदय, नदी की सतह से स्कूल की ऊंचाई 359 मीटर है। पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जहां लोग फोटो खिंचाने जाते हैं और बड़ा नाम लेते हैं, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। हमारे देश के कुतुब मीनार से ये 5 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने हर मुश्किल को संभव किया है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना काल में, महामारी में, अंतर्राष्ट्रीय बीमारी पर पूरी दुनिया, जी मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूं, त्राही बची थी। विदेश के लोग कहते थे कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, क्या होगा। किंतु इस कोरोना के तूफान से भी राष्ट्र की कश्ती को सुरक्षित बाहर निकालने का काम यदि किसी ने किया तो वो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन का निर्माण ही नहीं कराया, संसाधन मुहैया कराए, लैब के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित देते रहे। देश में 300 करोड़ से अधिक डोज लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया। इतना ही नहीं, दुनिया के देशों को भी सब प्रकार की उन्होंने सुविधाएं दी। इस पीरियड में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, उस तरफ बैठने वाले नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं थे कि ये वैक्सीन भारत में निर्मित हो। अरे ये तो फाइजर की वकालत कर रहे थे, विदेशी कंपनियों की वकालत कर रहे थे। सेंट्रल विस्टा का भी ये निर्माण नहीं चाहते थे, ये GST का कलेक्शन नहीं चाहते थे। ये डर्टी पॉलिटिक्स इनके रक्त में है। माननीय प्रधानमंत्री जी हार नहीं मानने वालों में से है। उन्होंने गतिरोधों को दूर किया। नए ऑक्सीजन प्लांट, मुफ्त में टीकाकरण, ऑक्सीजन रेल ने ताकत दी, नए वेंटिलेटर का निर्माण, नए हॉस्पिटल का निर्माण। देश में कोविड टेस्टिंग सेंटर एक हुआ करता था, हजारों कोविड सेंटर स्थापित किए। PPE किट नहीं बनता था, आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए, कॉरिडोर बनाया गया, एयरपोर्ट ने टैंकर लिफ्ट किए, क्रायोजेनिक से लाने की बात की गई और इसमें PM केयर फंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया। कहां तो तय था। मैं ये कहूंगा कि आज जिस प्रकार से गरीबों की केवल चर्चा करते रहे, किंतु यदि गरीबों की, मजदूरों की और अंत्योदय की यदि कोई सरकार हुई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, जिस पर आज देश पूरा गर्व कर रहा है। आपने मुझे अवसर दिया। इतना ही कहते हुए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए यदि कोई काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। मैं राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण पर धन्यवाद रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। श्री कल्याण बनर्जी जी। सुना आपने। और संसद में संतोष पांडे जी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी और उन्होंने उस दौरान एक पोस्टर लिया हुआ था जिसमें शंकर भगवान की तस्वीर थी। इसे लेकर भी उन्होंने काफी निशाना साधा। उनका ये कहना था कि शंकर भगवान भोलेनाथ को यूं ही ना लीजिए। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते उनका कहना था कि इन्होंने तो महादेव के नाम से सट्टा चला रखा था और इस पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां कांकेर के भानु प्रतापपुर में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई है। नगर के बस स्टैंड के पीछे संतोषी पारा में पहुंचा तेंदुआ
एक घर में लगे पेड़ पर दिखाई दिया तेंदुआ। आज सुबह लोगों की तेंदुए पर नजर पड़ी। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और अब इसका रेस्क्यू किए जाने की तैयारी की गई है। तेंदुआ कब वन विभाग की पकड़ में आता है ये देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि छिपकर पेड़ के पीछे, पेड़ के ऊपर टहनियों के पास ये तेंदुआ बैठा हुआ है और जैसे ही लोगों ने इसे देखा, डर पूरे इलाके में फैला हुआ है। लोगों ने वन विभाग की टीम ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी अकेले या अनजान तरीके से घर से बाहर ना निकले। टाट को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, उसी का ये रिजल्ट है। और पास में एक्चुअल में यहाँ पर जंगल भी है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर चारे की तलाश में इधर आए होंगे। तो मॉर्निंग से ही सबको हमारे स्टाफ लगे हुए हैं और रेस्क्यू टीम को भी बुला लिया गया है ताकि इसको अच्छे तरीके से उनको अपन रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by Join ISBM